बात करते हैं गहलोत सरकार के बड़े दाव की। तो विधानसभा में एससी एसटी को गारंटी देने वाला विधेयक पास हुआ है। विधानसभा में एससी एसटी को गारंटी देने वाला विधेयक पास हुआ है। योजनाओं का लाभ पहुंचाना कानूनी रूप से हुआ है जरूरी। दलित आदिवासी के लिए 1000 करोड़ का अलग से फंड, एससी एसटी के लिए बजट में अलग से मद का प्रावधान, लेकिन इस प्रावधान को नहीं थी कानूनी सुरक्षा। अब गहलोत सरकार ने कानूनी प्रावधान कर बड़े वर्ग को साधा है। प्रदेश की 32% एससी एसटी वोट को साधा है इस फैसले से। विधेयक पास करा के गहलोत ने खेला मास्टर स्ट्रोक। तो 8 जिलों पर सीधा असर देखा जाएगा इस पूरे मास्टर स्ट्रोक का, क्योंकि वो जिले उन क्षेत्रों में आते हैं जहां पर आदिवासी जातियां ज्यादा रहती हैं। तो इसे गहलोत सरकार के बड़े दाव के तौर पर भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि विधानसभा में एससी एसटी को गारंटी देने वाला जो विधेयक पास हुआ है उससे योजनाओं का लाभ पहुंचाना कानूनी रूप से जरूरी हुआ है। दलित आदिवासी के लिए 1000 करोड़ का अलग से फंड जारी होगा, तो साथ ही एससी एसटी के लिए बजट में अलग से मद का प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान को नहीं थी कानूनी सुरक्षा। अब गहलोत सरकार ने कानूनी प्रावधान कर बड़े वर्ग को साधा है। प्रदेश की 32% एससी एसटी वोट को साधा इस फैसले से। विधेयक पास करा के गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। 2 साल बाद कोरोना से मुक्ति। देश में 24 मार्च 2020 को लगा था पहला लॉकडाउन। तब पहली बार 21 दिन का लगा था लॉकडाउन। ठीक 2 साल बाद सभी पाबंदियां हटाने का फैसला लिया गया। 31 मार्च 2022 से सभी पाबंदियां हटाने का फैसला। हालांकि मास्क और सामाजिक दूरी के नियम जारी रहेंगे। पहली बार लॉकडाउन सेंसेक्स जीडीपी चली गई थी गर्त में। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई भी थी चरम पर, लेकिन 2 साल में हासिल की उम्मीद से बेहतर रिकवरी। जीडीपी 30% बढ़ने के साथ बेरोजगारी घट चुकी है 15% तक। साथ ही पहली बार निर्यात चला गया 30,60,000 करोड़ के पार। तो आपको बता दें कि 2 साल बाद कोरोना से मुक्ति पूरी तरीके से मिली है, क्योंकि देश में 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था। तब पहली बार 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। ठीक 2 साल बाद सभी पाबंदियां हटाने का फैसला लिया गया। 31 मार्च 2022 से सभी पाबंदियां हटाने का फैसला। हालांकि मास्क और सामाजिक दूरी का नियम अभी भी जारी है। पहली बार लॉकडाउन सेंसेक्स जीडीपी चली गई थी गर्त में। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई भी अपने चरम पर थी, लेकिन 2 साल में हासिल की है उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर रिकवरी। जीडीपी 30% बढ़ने के साथ बेरोजगारी भी 15% तक घटी है। साथ ही पहली बार निर्यात चला गया 30,60,000 करोड़ के पार। भारत के पूर्व सीजेआई आरसी लाहौटी का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में नोएडा के अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे पूर्व सीजेआई रमेश चंद्र लाहौटी। उन्होंने करियर की शुरुआत गुना में की थी वकालत के रूप में। इसके बाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 3 मई 1988 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश ने नियुक्त किया गया था। 4 अगस्त 1989 को बनाया गया था स्थायी न्यायाधीश। 7 फरवरी 1994 को कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित। दिसंबर 1998 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किया गया नियुक्त। 1 जून 2004 को भारत का मुख्य न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया गया। 31 अक्टूबर 2005 तक रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो तमाम अहम जिम्मेदारियां इनको मिली, पर ऐसे में दुखद खबर सामने आई कि भारत के पूर्व सीजेआई आरसी लाहौटी का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में नोएडा के अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे पूर्व सीजेआई रमेश चंद्र लाहौटी। उन्होंने करियर की शुरुआत गुना में की थी वकालत के रूप में। इसके बाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी थी। 3 मई 1988 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश ने नियुक्त किया गया था। 4 अगस्त 1989 को स्थायी न्यायाधीश ने बनाया गया था। 7 फरवरी 1994 को कर दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित। दिसंबर 1998 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। 1 जून 2004 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 31 अक्टूबर 2005 तक रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश। घरेलू सिलेंडर और महंगा होने के संकेत। घरेलू सिलेंडर हो सकता है 131 रुपए महंगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर हो सकता है 197 रुपए महंगा। 1 अप्रैल को तेल कंपनियों की बैठक में हो सकता है फैसला। 2 दिन पहले घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ था 50 रुपए, अभी 953 रुपए का सिलेंडर पहुंच सकता है 1084 रुपए तक।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी देखने को मिल सकता है इजाफा। तो घरेलू सिलेंडर और महंगा होने के संकेत हैं। घरेलू सिलेंडर 131 रुपए तक महंगा हो सकता है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर 197 रुपए तक महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल को तेल कंपनियों की बैठक में अहम फैसला सामने आ सकता है। 2 दिन पहले घरेलू सिलेंडर महंगा हुआ था 50 रुपए, अभी 953 रुपए का सिलेंडर पहुंच सकता है 1084 रुपए तक। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो वहीं पेट्रोल डीजल के साथ सब्जियों के भाव में भी आग है। हरी मिर्ची के तेवर और भी ज्यादा तीखे हो रहे हैं, जिससे रसोई से गायब हो गई है हरी मिर्ची। हालांकि मंडी में अभी सस्ती होने लगी है मिर्ची। मुहाना मंडी में सप्ताह भर पहले हरी मिर्ची के भाव पहुंचे थे 200 के पार। हालांकि गर्मी के चलते नींबू के भाव हुए 200 के पार। महाराष्ट्र चेन्नई से 60 से 90 टन ही नींबू आ रहा है मंडी में, जबकि मांग 150 टन होने की वजह से दाम बढ़े हैं। तो महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ती है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है, और यही वजह है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होते हैं, दाम बढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि इसका असर हर क्षेत्र पर देखने को मिलेगा, हर वस्तु महंगी होगी। तो सब्जियों के भाव भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बढ़े हैं। हरी मिर्ची के तेवर और ज्यादा तीखे हुए हैं, जिससे रसोई से हरी मिर्ची गायब सी हो गई है। हालांकि मंडी में अभी सस्ती होने लगी है मिर्ची। मुहाना मंडी में सप्ताह भर पहले ही हरी मिर्ची के भाव 200 के पार पहुंच गए थे। हालांकि गर्मी के चलते नींबू के भाव भी 200 के पार हुए हैं। महाराष्ट्र चेन्नई से 60 से 90 टन ही नींबू मंडी में आ पा रहा है, जबकि मांग 150 टन होने की वजह से मांग बढ़ी है। फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे देगा सांगानेरी प्रिंट को बढ़ावा। जयपुर जंक्शन पर खुलेगा सांगानेरी प्रिंट का विशेष काउंटर। रेलवे प्रशासन ने जयपुर जंक्शन पर स्टॉल देने के लिए निकाला EOI। सांगानेरी प्रिंट से जुड़े व्यापारियों को किया आमंत्रित। शुरुआत में 15 दिन प्लेटफॉर्म 1 पर अस्थायी रूप से खोला जाएगा काउंटर। बाद में नए सिरे से टेंडर कर स्थायी रूप से लगाया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री और एग्जिट गेट के पास ही लगेगी इसकी स्टॉल्स। यहां से यात्री सांगानेरी प्रिंट की रजाई, चादर और अन्य उत्पाद खरीद सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर रेलवे प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। तो रेल मंत्री की ओर से पहल की गई और उसके बाद ये कोशिश और कवायद रहेगी रेलवे की, जो सांगानेरी प्रिंट है राजधानी जयपुर की, राजस्थान की, तो उसको और भी ज्यादा फेमस किया जाए और साथ ही एक नया रोजगार का साधन भी वहां से जुटाया जाए। तो जयपुर जंक्शन पर खुलेगा सांगानेरी प्रिंट का ये विशेष काउंटर। रेलवे प्रशासन ने जयपुर जंक्शन पर स्टॉल देने के लिए निकाला है EOI। सांगानेरी प्रिंट से जुड़े व्यापारियों को आमंत्रित किया है। शुरुआत में 15 दिन प्लेटफॉर्म 1 पर अस्थायी रूप से खोला जाएगा काउंटर। बाद में नए सिरे से टेंडर कर स्थायी रूप से लगाया जाएगा काउंटर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एंट्री या एग्जिट गेट के पास ही इसकी स्टॉल लगेगी। यहां से यात्री सांगानेरी प्रिंट की रजाई, चादर और अन्य उत्पाद खरीद सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर रेलवे प्रशासन ने यह फैसला किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आयकर असेसमेंट को लेकर दायर 5 याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक रीअसेसमेंट करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से मौजूद अधिवक्ता के बिस्सा को दिया नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई व रेखा बोराणा की खंडपीठ ने दिया यह आदेश। 29 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो 29 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी, पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। आयकर असेसमेंट को लेकर दायर 5 याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक रीअसेसमेंट करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से मौजूद अधिवक्ता के बिस्सा को नोटिस दिया। नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई व रेखा बोराणा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। 29 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। RJS भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा 30 अप्रैल व 1 मई को 2 पारियों में जोधपुर और जयपुर में आयोजित होगी ये परीक्षा। प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी परीक्षा। द्वितीय पारी दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक होगी परीक्षा। लो पेपर प्रथम और भाषा पेपर प्रथम हिंदी की परीक्षा होगी 30 अप्रैल को।
लॉ पेपर द्वितीय और भाषा पेपर द्वितीय अंग्रेजी की परीक्षा होगी 1 मई को। परीक्षा के 7 दिन पूर्व LLB की डिग्री जमा करवानी होगी अनिवार्य। LLB की डिग्री जमा नहीं करवाने पर परीक्षार्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा। LLB 3rd ईयर के अभ्यर्थियों को करवानी होगी 7 दिन में डिग्री जमा। रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ने यह आदेश जारी किए हैं। तो आदेश जारी किए गए हैं और उसी के साथ ये अहम और निर्देश भी अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। तो RJS भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा 30 अप्रैल व 1 मई को आयोजित होगी। 2 पारियों में जोधपुर और जयपुर में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। तो वहीं द्वितीय पारी की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। लॉ पेपर प्रथम और भाषा पेपर प्रथम हिंदी की परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। तो साथ ही द्वितीय और भाषा पेपर द्वितीय यानी कि अंग्रेजी की परीक्षा होगी 1 मई को। परीक्षा के 7 दिन पूर्व LLB की डिग्री जमा करवानी अनिवार्य होगी। LLB की डिग्री जमा नहीं करवाने पर परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। LLB 3rd ईयर के अभ्यर्थियों को करवानी होगी 7 दिन में डिग्री जमा। रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ने ये आदेश जारी किए हैं। जोधपुर में होगी चौके छक्कों की बौछार। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मुकाबला हो सकता है जून में। RC अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास ला सकते हैं रंग। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हो सकते हैं मैच। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, ब्रायन लारा और ब्रेटली जैसे दिग्गज बिखेर सकते हैं जलवा। भारत के अलावा वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। 30 करोड़ की लागत से रिनोवेट किया गया है स्टेडियम को। बरकतुल्ला खान स्टेडियम 23,000 दर्शकों के बैठने के लिए कोलकाता से चेयर्स मंगवाई गई है। 2 महीने में चेयर्स की फिटिंग का कार्य पूरा होगा। स्केड्यूल तय होने के बाद मैच की तारीख सामने आएगी। तो जैसे स्केड्यूल तय हो जाएगा उसके बाद मैच की तारीख सामने आएगी और यही कहा जा रहा है कि जोधपुर में चौके और छक्कों की बारिश होगी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मुकाबला जून में हो सकता है। RC अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास रंग ला सकते हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हो सकते हैं ये मैच। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, ब्रायन लारा और ब्रेटली जैसे दिग्गज बिखेर सकते हैं जलवा। भारत के अलावा वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश के कई खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। 30 करोड़ की लागत से रिनोवेट किया गया है स्टेडियम को। साथ ही 23,000 दर्शकों के बैठने के लिए कोलकाता से चेयर्स भी मंगवाई गई है। 2 महीने में चेयर्स की फिटिंग का कार्य पूरा होगा। स्केड्यूल तय होने के बाद मैच की तारीख सामने आएगी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मैच होगा, क्योंकि अगर ये मैच होता है तो निश्चित तौर पर RC अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास रंग लाएंगे। और साथ ही जोधपुर के अंदर जब चौके छक्कों की बरसात होगी तो खुशियों की भी बरसात निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मुकाबला जून में हो सकता है। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ये मैच हो सकता है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, ब्रायन लारा और ब्रेटली जैसे दिग्गज जलवा बिखेर सकते हैं। भारत के अलावा वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। 30 करोड़ की लागत से रिनोवेट किया गया है स्टेडियम को। साथ ही 23,000 दर्शकों के बैठने के लिए कोलकाता से चेयर्स भी मंगवाई गई है। 2 महीने में चेयर्स की फिटिंग का काम पूरा हो जाएगा। स्केड्यूल तय होने के बाद मैच की तारीख सामने आएगी। अब बात बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, क्या बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री चाहती है भाजपा? उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत के बाद ये सोच उभरी। ऐसे में बिहार भाजपा समर्थक विधायकों की बढ़ाना चाहती है संख्या। कांग्रेस, जदयू आदि पार्टियों में विभाजन का जी तोड़ कर रही है प्रयास। वैसे भाजपा सफल भी हुई तो भी विधायक समर्थक विधायकों की नहीं बढ़ेगी संख्या। ऐसे में भाजपा और नीतीश के पास दोस्ती बनाए रखने के अलावा नहीं है कोई दूसरा विकल्प। वैसे भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी भाजपा बिहार में नहीं करना चाहेगी अस्थिर सरकार, और भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों के वोट बैंक की होगी जरूरत। तो क्या बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री चाहती है भाजपा? ये तमाम दृष्टिकोण को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत के बाद ये सोच उभरी है। ऐसे में बिहार भाजपा समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस, जदयू आदि पार्टियों में विभाजन का जी तोड़ प्रयास कर रही है। वैसे भाजपा सफल भी हुई तो भी विधायक समर्थक विधायकों की नहीं बढ़ेगी संख्या। ऐसे में भाजपा और नीतीश के पास दोस्ती बनाए रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। वैसे भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी भाजपा बिहार में नहीं करना चाहेगी अस्थिर सरकार, और भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों के वोट बैंक की जरूरत भी होगी।
तो ऐसे में ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं और उन्हीं अटकलों और कयासों से जुड़ा ये महत्वपूर्ण सवाल भी कि क्या बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जबरदस्त जीत हुई है और नया इतिहास वहां पर लिखा गया है। तो ऐसे में ये सोच उभरी है कि भाजपा समर्थक विधायकों की संख्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस, जदयू आदि पार्टियों में विभाजन का जीतोड़ प्रयास कर रही है बीजेपी। वहीं बीजेपी सफल भी हो जाती है तो समर्थक विधायकों की नहीं बढ़ेगी संख्या। ऐसे में भाजपा और नीतीश के पास दोस्ती बनाए रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। वैसे भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी भाजपा बिहार में अस्थिर सरकार नहीं करना चाहेगी और भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों के वोट बैंक की जरूरत भी होगी। तो महत्वपूर्ण वजह इसके पीछे पहला तो राष्ट्रपति चुनाव, तो दूसरा लोकसभा चुनाव। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाजपा अपनी सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहेगी बिहार में।